नमस्ते। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 7 की आखिरी कविता, जिसका नाम है द ट्रीज। तो ये जो कविता है ये लिखी है एड्रियन रिच ने। अब हम जान लेते हैं कि एड्रियन रिच आखिरकार हैं कौन। तो एड्रियन रिच का जन्म 1939 में बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में हुआ था। तो 1939 में एड्रियन रिच जो थी वह यूएसए में जो जगह है मैरीलैंड, और मैरीलैंड में जो जगह है बाल्टीमोर, वहां पर हुआ था। वह कविता के लगभग 20 खंडों की लेखिका है। तो यानी कि उन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं, 20 खंडों की कविता लिखी है उन्होंने। और उन्हें एक नारीवादी का मतलब होता है वो औरत या वो इंसान जो कि औरतों के हक के लिए लड़ता है। तो वो इंसान जो औरतों के हक के लिए लड़ता है या लड़ती है, उन्हें नारीवादी कहा जाता है। और एक कट्टरपंथी कवि कहा जाता है। तो इन्हें नारीवादी भी कहा जाता है और कट्टरपंथी कवि भी कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस कविता पर। अब कविता के बारे में जानने से पहले आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक बार कविता पढ़ लें और देखें कि हमें कितना समझ में आ रही है वो कविता। तो The trees inside are moving out into the forest. जो पेड़ अंदर है, inside यानी कि जो पेड़ अंदर है, वो अब बाहर जंगल में जा रहे हैं। The forest that was empty all these days. वो जंगल जो इतने दिनों से खाली था या बंजर था, empty यानी कि खाली। Where no bird could sit, जहाँ कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती थी। No insect hide, कोई जो कीड़ा था वो छुप नहीं सकता था। हाइड यानी कि छुपना, तो कोई कीड़ा छुप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई भी छाया में, शैडो यानी कि छाया में अपने आप को राहत नहीं दे सकता था। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, सुबह तक वह वापस से पेड़ों से भर जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा है कि एक जंगल की बात हो रही है जहाँ पे पेड़ बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से ना चिड़िया उन पर बैठ पा रही है, ना कीड़े को कहीं छुपने की जगह मिल रही है, और ना कोई इंसान छाया में रुककर आराम कर सकता है। ऑल नाइट्स द रूट्स वर्क, पूरी रात जो जड़ें हैं, रूट्स यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं, तो पूरी रात जो जड़ें हैं वह काम पे लगी रहती हैं। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, ताकि जो क्रैक्स यानी कि जो दरारें यानी कि जो दरारें आ गई हैं, यानी कि टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर, यानी कि वेरांडा यानी कि जो बरामदा होते हैं ना घरों के सामने, तो बरामदे की जो जमीन है उसमें जो दरारें आ गई हैं, जड़ें काम करती रहती हैं कि वे खुद को उससे अलग कर सके। डिसएंगेज यानी कि अलग कर सके। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं वो कांच की तरफ, ग्लास यानी कि वह कांच की तरफ झुकने लगी हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी टहनियां हैं, ट्विग्स यानी कि जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो अब थकान से कड़ी हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं। स्टिफ यानी कि कड़ी या कठोर हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ, और छत के नीचे जो लंबी शाखाएं हैं, बाउज यानी कि शाखाएं या टहनियां, तो छत के नीचे जो लंबी शाखाएं हैं वो बहुत ही कम जगह में सिमटी हुई हैं और अब उथल पुथल कर रही हैं, शफल हो रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, एक अभी अभी जिस मरीज की छुट्टी हुई हो अस्पताल से, मरीज को अस्पताल से छोड़ा गया हो, ऐसे एक मरीज की तरह वह पत्तियां जो है लग रही हैं। हाफ डेज्ड मूविंग,
वह घबराई हुई हैं थोड़ा सा, डेज यानी कि घबराना, तो वह थोड़ा सा घबराई हुई हैं। और जैसे कि एक मरीज, नया नया मरीज घबराता है, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और जो अस्पताल है उसके दरवाजों की तरफ जा रहा है, वैसे ही जो पत्तियां हैं वह कांच की तरफ जा रही हैं, उसकी तरफ झुकती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो घर के अंदर पौधे हैं कैसे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से निकलकर जंगल में जा सके जहाँ पे वो रहना चाहते हैं। I sit inside, doors open to the veranda. अब जो लेखिका या जो कवि हैं इस कविता की, वह कहती हैं, मैं अंदर बैठी हूँ और जो बरामदा है उसके दरवाजे खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे खत लिख रही हूँ, लेटर्स यानी कि खत, लंबे खत लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं भी थोड़ा सा, स्केर्सली यानी कि मुश्किल से, ये बताती हूँ कि कैसे घर से जो जंगल है वह दूर जा रहा है। डिपार्चर यानी कि अलग हो रहा है या दूर जा रहा है। द नाइट इज फ्रेश, जो रात है वो अभी ताजा है, वो अभी नई है। द होल मून शाइन्स, और पूरा चांद चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, एक खुले आसमान में, इसका मतलब है खुले आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, और पत्तियों और काई की जो गंध है वह आप सूंघ सकते हैं, उसकी खुशबू आ रही है। स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, और वो जो खुशबू है वो आज भी कमरों में, रूम्स यानी कि कमरे, वो आज भी कमरों में एक आवाज की तरह पहुंच रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, अब जो कवि है, वे कह रही हैं कि मेरा जो सर है वह, या जो मेरा जो दिमाग है वो फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विस्पर्स यानी कि फुसफुसाहट, वह फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल शांत हो जाएगा। साइलेंट यानी कि जो कि कल शांत हो जाएगा। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, और फिर वो कहती हैं कि सुनो, जो कांच है वह टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो पेड़ हैं वो अब रात में आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा जो है वो उनकी तरफ भाग रही है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चांद है, मून यानी कि जो चांद है वो एक शीशे की तरह टूटा हुआ है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन द टॉलेस्ट ओक, और जो सबसे बड़ा बांज का पेड़ है वहां पर अब उस टूटे हुए शीशे के टुकड़े आपको दिख सकते हैं चमकते हुए, एक ताज की तरह, क्राउन की तरह। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने थोड़ा सा समझाया है इस कहानी के बारे में, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो कि इस कहानी में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और ये कहानी किस बारे में है। अगर आपको समझ नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इस कविता में हो क्या रहा है। तो इस कविता में कवि हमें आशा देता है कि घर के गमले वाले पौधे वहीं से निकल जाएंगे जहां वे वास्तव में हैं, जंगलों में। तो अब यहाँ पे जो कवि है वे कह रही हैं कि जो घर में जो पौधे हैं, जो गमले में है, वो आखिरकार निकलकर जंगल में ही जाएंगे, क्योंकि वहीं पे उनकी वास्तव में वो वहीं पे रहते हैं, उनको वहीं पे रहना चाहिए। तो वह ये कह रही है कि जो पौधे हैं वो आखिरकार जंगल में ही जाएंगे। जंगल में पशु पक्षी फिर से अपनी शाखाओं पर बैठ सकेंगे, और जो पशु पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, जो और भी जानवर हैं, वह उस पेड़ की शाखाओं पर अब बैठ सकेंगे। पशु पक्षी, चिड़िया या गिलहरी या कोई भी और जानवर, वो अब उनकी शाखाओं पर, उस पेड़ की शाखाओं पर बैठ पाएगा। इस कविता का विषय है कि मानवीय गतिविधियां मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संघर्ष पैदा कर रही हैं।
तो अब हमें इस कविता से पता चलता है कि कैसे जो मानवीय गतिविधियां यानी कि जो दखल अंदाजी है मानव की, इंसान की दखल अंदाजी, जो दखल अंदाजी है इंसान की, मनुष्य की, वह कैसे प्रकृति को खराब कर रही है और कैसे दोनों के बीच में यानी कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में संघर्ष पैदा कर रही है। पेड़ मानवीय गतिविधियों से खुश नहीं है और जो पेड़ पौधे हैं वो मानव की इस दखल अंदाजी या गतिविधियों से खुश नहीं है। यानी कि आपने जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जिसकी वजह से प्रकृति है उसको उसका भुगतान भरना पड़ता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे या तो मर जाते हैं या जिनको काट दिया जाता है ताकि नई नई इमारतें बन सकें। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो मनुष्य की दखल अंदाजी है उसकी वजह से जो पेड़ हैं उन्हें भुगतान देना पड़ता है, उन्हें वो गतिविधियां सहनी पड़ती है जो मनुष्य करता है और इस वजह से वो लोग खुश नहीं है। कविता मुख्य रूप से सजावटी पौधों के बारे में बात करती है जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं। तो आपने भी देखा होगा आपके घर में भी कुछ पौधे होंगे जो कि गमलों में लगे होंगे क्योंकि वो देखने में अच्छे लगते हैं, तो उन्हें सजावटी पौधे कहा जाता है। तो यहाँ पर उन पौधों की ही बात हो रही है जो सजावटी पौधे होते हैं जिन्हें घर में रखा जाता है गमलों में। मनुष्य ने प्रकृति को चार दीवारी में कैद कर रखा है। अब ये जो पौधे हैं ये प्रकृति का ही हिस्सा है, यह प्रकृति का ही एक हिस्सा, प्रकृति का ही एक भाग है और इन्हें हमने चार दीवारी में यानी कि अपने घर में हमने इन्हें बंद करके रखा हुआ है। पौधे, पेड़, इन सब की जो सही जगह है वो जंगल में है जहाँ पे ये ज्यादा अच्छे से उग सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। पर हमने क्या किया, हमने अपनी भलाई के लिए कि हमें अच्छा लगता है पौधों को देखना, तो हमने इन्हें चार दीवारी में बंद करके रख दिया है। हमने कृत्रिम शीशे के घरों में रखने के लिए प्रकृति से पेड़ों को उखाड़ दिया है। तो अब हमने क्या किया है, तो ये जो बनावटी शीशे होते हैं, जो ये कृत्रिम शीशे होते हैं, हमने उनके घरों में यानी कि बनावटी घरों में हमने क्या किया, हमने प्रकृति को रखने की कोशिश की है, प्रयास किया है पेड़ों को उखाड़ कर। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति पर कितना ज्यादा गलत एक प्रभाव डाल रहे हैं कि हम पेड़ों को जंगल से तोड़कर उन्हें काट कर अपने घर में रखना चाहते हैं। पेड़ वास्तव में लोगों के लिए रूपक है, विशेषकर महिलाओं के लिए जो समाज के नियमों से बंधी हुई है। तो अब यहाँ पर जो कवि है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पेड़ और एक महिला के बीच में तुलना की है। कवि ने ये एक बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ पे कि पेड़ जो है वो वास्तव में लोगों के लिए रूपक है, यानी कि लोगों के लिए रूपक यानी कि लोगों के जैसे हैं, विशेषकर महिलाओं के, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो भी समाज के नियमों से बंधी हुई हैं। उसी प्रकार से जैसे पेड़ को हमने अपने घरों में कैद कर रखा है, वैसी महिलाएं भी अपने समाज के जो नियम है उनमें कैद हो रखी हैं और जो अब अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए तैयार है और उनका अब जो उद्देश्य रह गया है वह उसके लिए तैयार है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, समाज के जो नियम है उन्होंने उन्हें ऐसे जकड़ लिया है, ऐसे बांध दिया है जैसे कि पेड़ को हम गमले में रखकर और अपनी चार दीवारी में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेड़ और महिला के बीच में तुलना करी है कवि ने। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात कर लेते हैं, जैसे कि टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, तो इसका मतलब है खुद को अलग करना। तो पेड़ जो है वो बरामदे की जमीन से जो जड़ें हैं वो खुद को अलग करने की कोशिश कर रही हैं, डिसएंगेज करने की कोशिश कर रही हैं। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित करने का प्रयास करना, यानी कि एक तरीके से स्ट्रेन का मतलब यही हुआ कि आप पे किसी चीज का प्रेशर या कह सकते हैं एक तनाव आप पर डाला जा रहा है जिसको आप सहने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी भाषा में तनाव, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। बाव यानी कि शाखा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। शफलिंग यानी कि बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कि जो शाखाएं थी जो छत के नीचे वह एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही थी, यानी कि वो उथल पुथल करेगी क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी इतनी ज्यादा बड़े होने के लिए, उगने के लिए।
लिचन का मतलब होता है फंगस और शैवाल के संयोजन से बने पेड़ के तने, जमीन पर क्रस्टी पैच या झाड़ीदार विकास, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिसे हम आम भाषा में काई भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है लिचन, जो कि पेड़ों पर आपने ऐसे देखा होगा ग्रीन ग्रीन यानी कि हरे रंग का ऐसे एक पैच आ जाता है, तो उसे काई या फिर लिचन कहते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 1 पर, ताकि हमें अब समझना है कि अभी तक जो हमने कविता पढ़ी, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, वो आपको आखिर समझ कितना आया है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें प्रश्न उत्तर से पता चलेगा। तो अब हम आते हैं पहले प्रश्न पर। Find in the first stanza 3 things that cannot happen in the treeless forest. Treeless forest. तो पहला जो छंद है उसमें आप ये ढूंढकर बताइए कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, 3 चीजें जो कि एक बिना पेड़ के वन में नहीं हो सकती हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है आप सबके लिए करना। पहली चीज तो है कि जो चिड़िया है वो पेड़ पर बैठ नहीं सकती। दूसरा है कि जो कीड़े हैं वह छुप नहीं सकते। और आखिरी यानी कि तीसरी चीज है कि जो किसी इंसान को या किसी जानवर को छाया नहीं मिल सकती। क्योंकि अब जो धूप की किरणें हैं वो उन पर सीधा पड़ेंगी, क्योंकि अब पेड़ नहीं है बीच में धूप को रोकने के लिए। तो ये वो 3 चीजें हैं जो कि बिना पेड़ के वन में होंगी। दूसरा प्रश्न है वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम, कि जो पेड़ हैं वो इस कविता में कहाँ पर पाए जा रहे हैं। What do their roots, their leaves and their twigs do? और जो उनकी जड़ें, उनकी पत्तियां और जो उनकी शाखाएं हैं वह क्या कर रही हैं। तो इस कविता में जो पेड़ हैं वो तो कवि के घर में कैद हैं, बंद हैं। कवि के घर में बंद हैं। अब बात आती है जड़ों की। जो जड़ें हैं वह अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। उन दरारों से जो कि बरामदे के जमीन में है। जो पत्तियां हैं वो कांच की तरफ झुक रही हैं। ताकि वह कांच को तोड़कर बाहर निकल सके। और जो शाखाएं हैं वो इतनी ज्यादा तनाव की वजह से वो कठोर या कड़ी हो गई हैं। तो ये सब हो रहा है इन 3 चीजों के साथ। ये 3 चीजें ये कर रही हैं। तीसरा प्रश्न है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। अब जो कवि है वो चांद का वर्णन कैसे कर रही है। वो चांद का वर्णन कैसे कर रही हैं। पहला है एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा, यानी कि तीसरे छंद की शुरुआत में चांद को कैसे उसका वर्णन किया गया है। तो तीसरे छंद में जो चांद है वो आपको पूरा चांद दिख पा रहा है और वह चमक रहा है। पर अब दूसरा है कि जो आखिरी छंद है उसमें चांद का वर्णन कैसे किया गया है और किस वजह से ये बदलाव आया है। चेंज यानी कि बदलाव। तो आखिरी छंद में जो चांद है उसे एक टूटे हुए शीशे की तरह उसका वर्णन हुआ है। और
और इसलिए ऐसा कहा गया है, ये जो बदलाव है ये इसलिए आया है क्योंकि अब जब वन में पेड़ आ गए हैं तो जो चांद है वो पूरी तरीके से दिख नहीं रहा है, क्योंकि पेड़ जो है उसको ढक लेते हैं कहीं कहीं से। जैसे अगर यहाँ पे एक जगह पे पेड़ है, आपने कभी अगर देखा हो, तो आपको चांद कभी पूरा नहीं दिखता है क्योंकि पेड़ जो है उसके सामने आ जाते हैं। तो अब इसलिए पेड़ की जो चांद की जो रोशनी है वो कहीं कहीं से दिख रही है, और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है वो एक टूटे हुए शीशे की तरह है कि उसकी रोशनी कहीं कहीं से आ रही है। तो इस तरीके से चांद का वर्णन किया गया है इन दोनों छंद में। ये कविता यहीं पर खत्म होती है। अगली बार हम इसी कविता को वापस से पढ़ेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में वापस से हम चर्चा करेंगे, और उसी के साथ साथ हमारा अध्याय 7 खत्म हो जाएगा।